आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। ठीक है, आरसीसी के अलावा और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर यूज़ में आता है सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग में कह लीजिए, जैसे स्टील हो गया, फाइबर हो गया, टिम्बर हो गया। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है। उसी तरह से आरसीसी का एक अपना महत्व है, उसका क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है, सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज पे हम लोग गौर करें अगर, तो सबसे पहला जो है स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है बेंडिंग में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी और एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ भी। कंक्रीट के वजह से इसमें जो कंक्रीट है बेसिकली दो मटेरियल से मिलके बना होता है। कंक्रीट को अगर आप लोग कंबाइंडली एक मटेरियल माने, उसमें बहुत सारा मटेरियल अंदर होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट वाटर के साथ जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो वो एक हार्ड होने के बाद एक कंक्रीट का फॉर्म लेता है। कंक्रीट एक अगर मटेरियल माने और स्टील एक मटेरियल माने, तो दो कंपोजिट मटेरियल से मिलके बना होता है क्या, आरसीसी। ठीक है, तो कंक्रीट का क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा उसका होता है, और स्टील में कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टील को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रॉबैक था पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं था। बस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग आरसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाए, इसलिए हम लोग स्टील को यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के साथ। ठीक है, तो उसमें कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, आरसीसी में बहुत अच्छा खासा होता है। जिस ग्रेड का कंक्रीट हम लोग मिलाएंगे, जिस रेशियो का, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब उसमें जो प्रोपोर्शन होगा सीमेंट एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। जब भी एग्रीगेट बात करें तो उसमें दो एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या, सैंड, और कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी आप लोग बोल रहे हैं उसे। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बहुत डिटेल आप लोग पढ़े होंगे, कौन कौन सा टेस्ट है कंक्रीट का, सीमेंट का कौन कौन सा टेस्ट है, सीमेंट में फर्दर बहुत सारा ग्रेड है, 33 ग्रेड, 43, 53 ग्रेड, सभी चीज़ों के बारे में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। उसके बाद एग्रीगेट का भी बहुत सारा टेस्ट है, क्रसिंग टेस्ट है, लॉस एंजल्स टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट हम लोग करते हैं और उसका क्वालिटी हम लोग परखते हैं कि अच्छा एग्रीगेट कौन है, अच्छा सैंड क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। सभी चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे पैमाने पर परख कर अगर हम लोग कंक्रीट को बनाएं तो बहुत अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आता है। ठीक है, तो कंक्रीट को ग्रेड से हम लोग जैसे निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, जैसे M25 फॉर एग्जांपल, M5 से स्टार्ट होता है कंक्रीट का ग्रेड, M7.5, M10, M15, M20, M25, इस तरह से करके आगे चला जाता है, 65, 70 तक जाता है। ठीक है, ग्रेड मिनिमम 5 से इस तरह से स्टार्ट है। M फॉर क्या, मिक्स। M का क्या मतलब है, शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे M लिखे हैं, M मतलब मिक्स। और 5 क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका बहुत अच्छा मीनिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ये 5 सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अगर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये एक स्ट्रेस का यूनिट है। यानी कि हम लोग इसका क्रसिंग जब टेस्ट करें, कोई भी क्यूब बना ले 150 बाय 150 बाय 150 का, इस तरह से 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर अगर क्यूब बनाते हैं, किस रेशियो में, 5 का मतलब क्या है, 1 सीमेंट, 5 बालू और 10 कोर्स एग्रीगेट, 1, 5, 10। एक थंब रूल है, इसको आप लोग अगर इसका रेशियो क्या है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव या प्रैक्टिकली आपको पता रहना चाहिए। इस 5 का कैसे याद करने का एक तरीका और थंब रूल, 5 मतलब बीच में जो सैंड का प्रोपोर्शन है वो 5 है, ये हमेशा 1 रहेगा। ये सीमेंट है, ये फाइन एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। तो फाइन एग्रीगेट यानी सैंड का प्रोपोर्शन 5 है, ठीक है, और 10, ये एक थंब रूल है बस। और से 5 मतलब सैंड निरूपित नहीं कर रहा है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निरूपित कर रहा है, लेकिन लकीली इसका जो रेशियो है 1, 5, 10। ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, M7.5 में जाएंगे तो इसका प्रोपोर्शन कितना होगा, इसको याद रखिए 1, ये 5 है तो 1 कम कर दीजिए अब इससे 4, और इससे डबल कर दीजिए 4 × 2 यानी 8। जैसे 5 × 2 यहाँ पे 10 था, सिमिलरली 4 × 2 यहाँ पे 8 हो गया, 1, 4, 8। ये किसका प्रोपोर्शन है, M7.5 का। M10 का अगर देखें तो 1, ये 4 से 1 कम करिए 3
और 3 से 2 गुना कर दीजिए, 6 1 3 6। उसके बाद M15 का 1:3 से 1 कम करिए 2, और 2 का 2 गुना 4, 1 2 4। सिमिलरली M25, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पहले चलता आ रहा था वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है कि अब यहाँ पे 1 कम नहीं करना है, आधा कम करना है, 1 1.5 और 1.5 का 2 गुना 3। इसमें सेम लॉजिक फिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 1 कम करते आ रहे थे यहाँ पे आधा, बस ये था, आपको ध्यान रखना है। या आप मेमोराइज भी कर लीजिए कि ये 2-3 जो ग्रेड हैं M15 से लेके आगे M20 M25, ये यूज़ होता है मोस्टली सभी जगहों पर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहते हैं तो उससे भी डिज़ाइन मिक्स हम लोग यूज़ करते हैं M30 M35, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह में हम लोग हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग अपने घर का बिल्डिंग बनाते हैं या जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो ये सब M15 से लेकर M25 तक का ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होता है, ठीक है। आप अपने घर में ही कहीं मिस्त्री को अगर आप कहते सुने होंगे तो 1 2 4 भी दे दे तो बहुत है। कॉन्ट्रैक्टर को कहते सुने होंगे 1 2 4 भी सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है। या इससे ज़्यादा भी प्रोपोर्शन का 1 3 6 भी करके मसाला बनाता है, ठीक। अब देखिए 1 1.5 3, इसके बाद M25 है तो यहाँ पे भी आपको आधा कम करना है, यानी कि 1 1 और इसका 2 गुना 2। इस तरह से ये आपका जो है ग्रेड का क्या मतलब है, यहाँ M का क्या मतलब है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या, यहाँ पे 5 का क्या मतलब है, और उसका रेशियो प्रपोर्शन कितना होगा वो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है, ठीक है। अब एक बात रह गया कि ये 5 का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही क्यों बोले, सिंपली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों नहीं बोले, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग 100 सैंपल लेते हैं तो उसमें कम से कम 95 सैंपल का जो स्ट्रेंथ है वो 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। मतलब 5 पैरामीटर जैसे यहाँ पे फिक्स किए हैं, M5 का हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं, इस रेशियो से हम लोग कंक्रीट बनाएं, 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब बनाएं, ठीक है। उसको हम लोग क्यूरिंग किए, क्यूरिंग पीरियड जो भी है, ठीक है। उसके बाद पानी देके क्यूरिंग किए, उसके बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं तो 5% से ज़्यादा एरर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या, 95% ऑफ द सैंपल शुड बी पास फ्रॉम द ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 5 का हम लोग सेट किए। जैसे 7.5 का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस रेशियो से अगर बनाए हैं तो जितना भी सैंपल बनाए हैं उसका 95% जो है सैंपल वो अचीव कर लेना चाहिए इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 95% ऑफ द सैंपल शुड अचीव दिस स्ट्रेंथ, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। जैसे M10 का क्या मतलब है कि इस रेशियो से अगर हम लोग कोई भी सैंपल बनाते हैं तो जितना भी सैंपल बनाएं उसका 95% ऑफ द सैंपल इस स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आते हैं अब स्ट्रेंथ के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया, स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो RCC जो है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, स्टील प्रोवाइड किए। अब रेनफोर्समेंट के बारे में उसमें भी बहुत सारा, रेनफोर्समेंट को हम लोग जैसे यहाँ पे M से सूचित कर रहे हैं कंक्रीट के ग्रेड को, सिमिलरली रेनफोर्समेंट को FE से सूचित करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म FE आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आयरन को बोला जाता है। FE माइल्ड स्टील 250 HY/ST बार, यहाँ पे ये माइल्ड स्टील है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है इतना न्यूटन पर mm² स्टील का ये ग्रेड है। ग्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है। माइल्ड स्टील, इसको क्या बोला जाता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, इसमें डक्टिलिटी अच्छा खासा होता है, तन्यता बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप मोड़ भी दें तो वो उसमें उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो पतला होता जाएगा लेकिन ईजिली ब्रेक नहीं करेगा। इसमें प्लास्टिक जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्रिटल नेचर नहीं होता है। ब्रिटल नेचर, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मॉस में, ब्रिटलनेस किसको बोलते हैं, डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये डक्टाइल मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। जितना भी जैसे इसका भले ही टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं हो, जैसे और भी ग्रेड हैं यहाँ पे FE415 या FE500 इतना न्यूटन पर, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें तन्यता कम हो जाता है। मतलब क्या कि इस स्टील को अगर आप मोड़ें 2-3 बार
तब भी ये क्रैक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन इस स्टील को आप ज़्यादा मोड़ दें तो ये हो सकता है कि क्रैक कर जाए। इसका कहने का मतलब क्या, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आप इसको खींचें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन अगर आप उसको बेंड करें, मोड़ें, तो उसमें डक्टिलिटी नहीं होने की वजह से ये हो सकता है कि क्रैक कर जाए या फिर बेंड कर जाए। ठीक है, इसको लेकिन आप किसी भी फॉर्म में मोड़ना चाहें, जैसे कि स्टील को आप कभी देखे होंगे इस तरह से, जैसे 4 स्टील है, इसमें स्टीरअप इस तरह से रिंग भी बांधा जाता है। ठीक है, तो स्टील को कभी ज़रूरत होता है कि मोड़ना भी पड़े, जैसे ये टाई बीम बांधा गया, रिंग बांधा गया, तो ज़रूरत हो सकता है कि इसको मोड़ना, ये भी स्टील है और जिससे मोड़ा गया जिस मटेरियल से वो भी स्टील है। ठीक है, तो अगर इस तरह का काम करना पड़े, आपको स्टीरअप बनाना पड़े, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टील चाहिए जिसका कि डक्टिलिटी अच्छा खासा हो, मोड़ने पे वो क्रैक नहीं करे, टूटे नहीं। ठीक है, तो इस स्टीरअप्स के लिए हम लोग माइल्ड स्टील भी यूज़ करते हैं। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डक्टिलिटी बहुत अच्छा है। जहाँ पे सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा चाहिए, वहाँ पे HYSD बार, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, इसका फुल फॉर्म हुआ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो, इसको फर्दर हम लोग ग्राफ से, इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है उससे समझेंगे जब हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट को समझे, और से ऊपर हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील को भी समझे। ठीक है, स्ट्रेंथ कंक्रीट के वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आरसीसी में, स्टील के वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है सफिशिएंट। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, इसका लॉन्ग लाइफ होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब टिकाऊ होता है बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट 100 ईयर लाइफ माना जाता है कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर का। ठीक है, 100 ईयर्स का ड्यूरेबिलिटी होता है, तो अच्छा खासा इसको ड्यूरेबल माना गया है, बहुत दिन तक ये चलता है। ठीक है, उसका बाद मोल्डेबिलिटी, मतलब किसी भी शेप में चाहें तो आप इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, आपको किसी अलग डिज़ाइन का छत बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस हिसाब का आप फर्म वर्क करिए, सेंटिंग शटरिंग करिए, उसमें कंक्रीट को दे दीजिए, तो जिस तरह का, जिस डिज़ाइन का आपका सेंटिंग शटरिंग रहेगा उसी रूप में ढल जाएगा। आप जिसको कंक्रीट को उसमें डालिएगा सेंटिंग शटरिंग वाले फर्म वर्क में, तो उसी रूप में ढल जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है स्टील स्ट्रक्चर में। कोई भी बीम आप अगर स्टील का प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो फैक्ट्री से बन के स्टील आएगा, जैसे आप रेलवे सब में देखते होंगे इस तरह का आई सेक्शन वाला बीम है, इसको यूज़ किया जाता है जो स्टील स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से स्टील मेंबर है, इसको बीम के तौर पे भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो फैक्ट्री से बन क्या है, आपके हाथ में नहीं है कि हम आई सेक्शन को बदल के कोई दूसरा डिज़ाइन देना चाहें, चाहे कुछ दूसरा रूप देना चाहे, तो ये पॉसिबल आपके हाथ में नहीं है। फैक्ट्री से बन के आता है, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका नाप, हर एक चीज़ फिक्स्ड है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंक्रीट को जिस हिसाब से आप उसमें सेंटिंग शटरिंग दीजिएगा उस हिसाब से इसमें कंक्रीट को अगर फिल करेंगे तो उस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। आफ्टर क्यूरिंग, जब ये हार्ड मास एक स्ट्रक्चर तैयार होगा तो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ज़रूरत जैसा है। इंजीनियर, साइट इंजीनियर जैसा प्रोवाइड आपको करने बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको कास्ट कर सकते हैं। मोल्डेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, अलग अलग रूप में, अलग अलग आकार में, अलग अलग डिज़ाइन में इसको मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, मोल्डेबिलिटी है। उसके बाद डक्टिलिटी, डक्टिलिटी सिर्फ अगर पीसीसी का बात करें तो वो थोड़ा सा भी डक्टाइल नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मेशन आता है तो वो क्रैक कर जाएगा। लेकिन स्टील प्रोवाइड करने के बाद, पीसीसी में स्टील प्रोवाइड किया तो वो आरसीसी बना, आरसीसी में स्टील है इसलिए वो थोड़ा बहुत डक्टिलिटी भी होता है उसमें, अगर उसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा तो उसको बर्दाश्त करता है, क्रैक नहीं करता है। उसके बाद इकोनॉमी, कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर हम लोग स्टील का, जैसा बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, स्टील का प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। स्टील में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है। आरसीसी के जगह पे पूरा का पूरा हम लोग स्टील ही प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, सभी जगह पे चीपली मिलेगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी एक बात आता है, बहुत सस्ता, गिट्टी बालू का दाम विद रिस्पेक्ट टू स्टील थोड़ा सस्ता, पर थोड़ा क्या बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए ये इकोनॉमिक है आरसीसी स्ट्रक्चर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये कहीं पे भी आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना है इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अलग अलग
छोटा छोटा उसका जो कंपोनेंट पार्ट है उसको अलग अलग ढो के ले जाएं। सीमेंट की बोरी को आप साइड पे ले जाएं अलग, बालू को अलग ले जाएं, गिट्टी को अलग ले जाएं और साइड पे ही उसको कास्ट कर लें। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। अगर स्टील स्ट्रक्चर या टिम्बर का कोई भी स्ट्रक्चर कहीं से आता है तो बड़ा बड़ा एकदम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना थोड़ा सा टिपिकल काम है। बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके लिए बड़ा व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिफ़िकल्टी आ सकता है। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट नहीं है स्टील स्ट्रक्चर का बात करें या फिर और कोई स्ट्रक्चर अदर देन आरसीसी का बात करें। ये छोटे छोटे कंपोनेंट को साइड पे ले जाके कास्ट कर सकते हैं। या फिर बहुत जगहों पर रेडी मिक्स कंक्रीट, पहले से तैयार कंक्रीट को, जैसे कि नदी में कोई वर्क करना है, ठीक है, पियर बनाना है, कोई भी नदी में पाया बनाना है, तो नदी में जाके तो छोटा छोटा कंपोनेंट को वहाँ पे जाके मसाला मिलाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे स्पेस का अभाव है और साइड सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे आप कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट साइड से थोड़े दूरी पर ही उसको तैयार करते हैं मसाला को और उसमें कुछ ऐसा एडमिक्सचर डालते हैं जो कि वो इनिशियली सेट नहीं करे और हम लोग ट्रक में जो रोटेट होता रहता है स्पेसिफाइड रिवॉल्यूशन पर मिनट के दर से और उस ट्रक में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। और प्लास्टिक नेचर का जो कंक्रीट वो सेट नहीं किया है अभी, प्लास्टिक नेचर का जो कंक्रीट है उसको साइड पे जाके डंप करते हैं और वो आफ्टर सेटिंग वो एक हार्ड मास तैयार हो जाता है आरसीसी के रूप में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आइदर छोटे छोटे कंपोनेंट को या फिर रेडी मिक्स कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये बहुत ईजी है आरसीसी में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है फायर असिस्टेंस। फायर असिस्टेंस आरसीसी बहुत अच्छा फायर असिस्टेंस मटेरियल है। इसमें फायर कैच नहीं करता है। अगर आप स्टील को ये कर लें, स्टील की स्ट्रक्चर कंप्लीट कोई बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर का बीम है, चाहे और भी जो कंपोनेंट है वो स्टील का बना हुआ है, अगर आग लगता है घर में तो इसका शेप डिस्टॉर्ट होने लगेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करना लगेगा, ये हीट को कैच करेगा और हीट के वजह से ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। वहीं आरसीसी जो है वो आग लगने के बाद बस उसका जो कलर है वो काला हो जाएगा, लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अपनी जगह पे जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। बहुत हद तक ये फायर रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से, जैसे कि ये आरसीसी का बीम है, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये कंक्रीट है और यहाँ पे स्टील का सरिया लगा हुआ है इस तरह से, अगर सफिशिएंट आप कवर प्रोवाइड नहीं किए हैं और इस तक अगर फायर का हीट पहुंच गया तो इसमें भी डक्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, शेप चेंज करने लगेगा और फाइनली पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। इसलिए कवर प्रोवाइड किया जाता है 2-3 वजहों से। एक कोरोजन को रोकने के लिए, इसमें जंग ना लगे, अगर फायर लगे तो फायर का हीट यहाँ तक इस स्टील तक नहीं पहुँचे, क्योंकि स्टील के साथ ये डिमेरिट क्या है, वो फायर को कैच करेगा और वो पिघलना चाहेगा, पिघलने के क्रम में अपना शेप सबसे पहले वो चेंज करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो लूज होता है और वो शेप अपना चेंज करता है। तो एक ये एडवांटेज है आरसीसी का कि वो फायर रेसिस्टेंस होता है। उसके बाद है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कहने का मतलब अगर ब्रिक है तो ब्रिक का कोई जैसे दीवार है इस तरह से, तो बाहर अगर पानी हो रहा है, इसके थ्रू पानी इस तरह से जा रहा है, तो अंदर भी आप देखते होंगे कि कोई दीवार आपके घर का वो उस पर सीपेज हो जाता है, थोड़ा पानी का नमी आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि ये ब्रिक जो है कंप्लीट बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, इसमें वॉइड्स है। वॉइड्स कहने का मतलब एयर गैप है, ठीक है। एयर गैप रहने की वजह से पानी को पैसेज मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है जाने का, पास करने का, ठीक है। सीपेज होके, ठीक है, इस सरफेस पे भी आ गया और आपका जो इनर सरफेस है वो भी वेट हो जाता है, नमी उसमें भी आ जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वॉइड्स उसमें था। वॉइड कहने का मतलब कि वो परमिएबल था, एक तरह से रास्ता दिया, पैसेज प्रोवाइड किया वाटर को सीप करने के लिए। सेम यहाँ पे जो आपका कंक्रीट है वो लगभग इम्परमिएबल है, कोई भी एयर वॉइड्स इसमें नहीं रहता है और अंदर में गिट्टी है, मतलब स्टोन है, उसके थ्रू वाटर को सीप होने में मुश्किल होता है, इसलिए ये इम्परमिएबल माना जाता है आरसीसी को, ठीक है। इम्परमिएबिलिटी के वजह से कोई भी सीपेज वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अगला पॉइंट है सिस्मिक रेसिस्टेंस। सिस्मिक रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या? भूकंप रोधी बिल्डिंग। अगर आपका बिल्डिंग आरसीसी के बहुत सारे पिलर्स, कॉलम्स और बीम से जगह जगह पर बांधा गया है, ठीक है, तो बहुत हद तक आपका बिल्डिंग जो है वो भूकंप रोधी होगा। कहा जाता है जैसे बिल्डिंग में कि बहुत सारा लेवल होता है, ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ लेवल है, अगर एलिवेशन देखें बिल्डिंग का, ये सील लेवल है, ये विंडो का सील लेवल, ये लिंटल लेवल और ये सीलिंग लेवल है, ये रूफ लेवल, इस तरह से। तो अगर आप 2-3 जगहों पर, जैसे कि ग्राउंड पे एक बार
पूरे बिल्डिंग को बांध दिए टाई बीम से, ग्रेड बीम से। उसके बाद यहाँ पे भी अगर डीपीसी है थोड़ा मोटा, आरसीसी का डीपीसी दे के बांध दिए, या फिर लिंटल लेवल पे भी पूरी बिल्डिंग को बांध दिए इस तरह से। सभी जगहों पर लिंटल वैसे प्रोवाइड किया जाता है डोर्स और विंडो के ऊपर, लेकिन अगर बैंड लिंटल देते हैं, सभी जगहों पे लिंटल देते हैं, तो पूरा बिल्डिंग को एक यूनिट में वो बांधे रखता है। और अगर उसमें आरसीसी मटेरियल है, छड़ है, कंक्रीट है, तो जब सिस्मिक फोर्स आता है, भूकंप आता है, और बहुत सारे कॉलम्स और इस तरह के बीम्स के कॉम्बिनेशन से जो भी स्वय होता है, जो भी इस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, उसके वजह से होने वाले डिस्ट्रक्शन को वो रोक लेता है। अगर आपका बिल्डिंग बहुत लेवल्स पे, बहुत जगहों पर इस तरह से बैंडेड है और वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स और लिंटर, इस तरह के बैंड लिंटर और कॉलम से कंबाइंड है, ठीक है, तो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने का मतलब यही होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं और बहुत जगहों पर बिल्डिंग को बैंड करें इस तरह से। तो सिस्मिक रेसिस्टेंस भी होता है अगर आरसीसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ एडवांटेज थे आरसीसी के, बहुत सारे एडवांटेज ही है, कुछ डिसएडवांटेज है, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको देखिए कि डिसएडवांटेज सबसे पहला है हैवी सेल्फ वेट। क्या बताएं कि स्टील का जो है वो कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू आरसीसी, ठीक है, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल है। इसका छोटा सा सेक्शन ही इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ सह सकता है, इतने ज़्यादा लोड को सह सकता है जितना कि इसका बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं सह सकता, ठीक है। यानी कि उसका स्ट्रेंथ जो है कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। वो कम मटेरियल लगेगा, सेम स्ट्रेंथ को सहने के लिए उसको में कम मटेरियल लगेगा तो वो हल्का होगा, सेल्फ वेट उसका कम होगा, ठीक है, लाइट वेट होगा उसमें। लेकिन यही बड़ा अगर एक तरह से कंक्रीट हुआ, ये इसमें गिट्टी है, बालू है, हैवी वेट है, तो खुद का जो सेल्फ वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फाइनली ये छोटा छोटा यूनिट, कॉलम, बीम, एक बिल्डिंग में बहुत सारा बीम और कॉलम रहता है, उसका फाइनली सेल्फ वेट जाके फाउंडेशन पे, अगर आपके नीचे का सॉइल थोड़ा वीक है तो सेटलमेंट भी हो सकता है। अगर हैवी सेल्फ वेट है, ठीक है, डेड लोड बहुत ज़्यादा है बिल्डिंग का, तो धीरे धीरे सेटलमेंट हो सकता है कंसोलिडेशन की वजह से। तो सेल्फ वेट, अगर नीचे का सॉइल स्ट्रांग है, सफिशिएंट स्ट्रांग है, तो सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सॉइल थोड़ा वीक है, बेरिंग कैपेसिटी उसका थोड़ा कम है, तो सेटलमेंट आ सकता है। ये एक प्रॉब्लम है हैवी सेल्फ वेट। उसके बाद नीड फर्म वर्क, सेंटरिंग एंड शटरिंग। अब देखिए इसमें इसको, जैसे कि ये छत है, छत के साथ बीम है, इसको कास्ट करना है तो इसको फर्म वर्क देना पड़ेगा, प्लाईवुड, तख्ता वगैरह देना पड़ेगा, बांस बल्ली से इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 28 दिन तक छोड़ना पड़ेगा। आप आज के आज लगा के निकले और चाहिएगा कि इसको यूज़ कर ले, इस बिल्डिंग को यूज़ करें, आज से रहना चालू करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेकिंग, इसमें थोड़ा समय चाहिए होता है। इसमें स्ट्रेंथ आने के लिए 28 दिन तक छोड़ना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है, पानी से इसको केयर करना पड़ता है, पानी थोड़े दिनों के लिए इसमें छोड़ना पड़ता है ताकि इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ पाए, ठीक है। तो सेंटरिंग, शटरिंग और तुरंत रेडी टू यूज़ नहीं है। जैसे स्टील स्ट्रक्चर क्या है, आज जो भी मैसन है, जो भी इंजीनियर है, वो काम करके गए, बिल्डिंग वगैरह करके गए, आप आज से यूज़ कर सकते हैं, रेडी टू यूज़ है। ये रेडी टू यूज़ नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद क्या है, और एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, इसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में कहने का मतलब, इसका जब लाइफ ख़त्म हो गया, सपोज करिए 100 साल ख़त्म हो गया, आप स्टील को 100 साल के बाद भी बेचेंगे, जब उसका लाइफ पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब भी कुछ ना कुछ वो रिटर्न दे देगा, उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ ना कुछ होगा आफ्टर पूरा यूज़ होने के बाद भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कंक्रीट को बेचने जाएंगे मार्केट में तो कंक्रीट बिकेगा नहीं, उल्टा आपको तोड़ने में खर्च लग जाएगा और इस मलबा को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने में और खर्च लगेगा। यानी कि लेबर को इससे कुछ मिला तो नहीं, रिटर्न बैक तो नहीं हुआ, इसको तोड़ने में और एक जगह से दूसरे सही जगह पर फेंकने में मलबे को, और आपका खर्च इन्वॉल्व भी होगा। तो ये नेगेटिव स्क्रैप वैल्यू होता है, इसका रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, नेगेटिव स्क्रैप वैल्यू। इसके अंदर जो छोटा छोटा सरिया है उसमें भी इतना ज़्यादा कंक्रीट का ये रहता है, मतलब लेयर चढ़ा हुआ रहता है कि वो यूज़ करने लायक नहीं रहता, इसको फेंकना ही फाइनली पड़ता है, इसलिए नेगेटिव स्क्रैप वैल्यू है। ये कुछ छोटा थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज है।